हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो आपका जो टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 52 प्लस क्वेश्चन कवर किए थे इम्पोर्टेंट। तो आज की क्लास में भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन 50 प्लस जो है कवर करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से जो है आगे भी आपकी मौर्य वंश की 2 से 3 क्लासेस और होंगी और इस पूरे टॉपिक से हम 350 प्लस क्वेश्चन करेंगे। मतलब 350 प्लस क्वेश्चन से आपका जो पूरा टॉपिक है बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, मतलब इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही गहराई में हर एक पॉइंट को जो है ध्यान में रखते हुए हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो है आज का जो क्लास है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बेहतरीन कोट के साथ। तो फ्रेंड्स, मैनी पीपल से फेलियर शुड नॉट बी एन ऑप्शन, बट आई से फेलियर शुड बी एन ऑप्शन, बिकॉज व्हेन यू फेल यू गेट अप, you fail you get up, that is when you keep going ahead in life। फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है निग्रोध। तो जो निग्रोध बौद्ध भिक्षु है, इन्होंने सम्राट अशोक को जो है बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ठीक है, ये किसके अनुसार था? ये दीपवंश और महावंश के अनुसार था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निग्रोध बौद्ध भिक्षु ने अशोक के शासनकाल के कौन से वर्ष में दीक्षित किया था? तो दोस्तों जो ये बौद्ध भिक्षु थे आपके निग्रोध, ठीक है, इन्होंने सम्राट अशोक को दीक्षित किया था। तो सम्राट अशोक के कौन से शासनकाल में किया था? तो सम्राट अशोक के चौथे वर्ष में इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जो है अशोक पूर्ण रूपेण अर्थात पूरी तरह से किसके प्रभाव से बौद्ध बन गए? ठीक है, तो सम्राट जो अशोक है वो पूरी तरह से किसके प्रभाव से बौद्ध बने थे, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये जो है मोगलीपुत्तिस। ठीक है, तो सम्राट जो अशोक है मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से ही जो है पूरी तरह से बौद्ध बने थे। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो मोगलीपुत्तिस है वो कौन थे? मोगली जो पुत्तिस है ये वही हैं जिन्होंने तीसरी जो बौद्ध महासंगति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो तीसरी जो है बौद्ध महासंगति का आयोजन तो अशोक ने किया था पाटलिपुत्र में, लेकिन जो इस तीसरी बौद्ध महासंगति की जो अध्यक्षता जो है ये मोगलीपुत्तिस ने ही की थी। ठीक है, ये एक बौद्ध भिक्षु थे और दोस्तों इन्हीं के प्रभाव से अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य वदान के अनुसार अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो दोस्तों दिव्य वदान के अनुसार तो जो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था उपगुप्त ने। ठीक है, तो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, ये दिव्य वदान के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक और उसका जो पुत्र है दशरथ किस धर्म के अनुयायी थे? दोस्तों जो अशोक का जो पुत्र है दशरथ, ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो दशरथ है उनको प्रिय नाम दसी या प्रियदर्शी जो है की उपाधि ली थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मौर्य शासक अशोक और उसका जो पुत्र है दशरथ किस धर्म को फॉलो करते थे? ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेख में किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में हमें रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो रज्जुक नामक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में आधुनिक जिला अधिकारी जैसी स्थिति किन की थी? तो दोस्तों आज जो प्रेजेंट में जो जिला अधिकारी होते हैं उन्हें जैसी जो स्थिति अशोक के शासनकाल में किन की हुआ करती थी, तो ये हमें बताना है। तो रज्जुकों की जो है स्थिति हुआ करती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में रज्जुकों को किस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे? तो इनको राजस्व और न्याय, ठीक है, तो राजस्व और न्याय में इनको अधिकार प्राप्त थे अशोक के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जिले के अधिकारी को कहा जाता था अग्रोनोमोई। तो अग्रोनोमोई कहा जाता था जिले के अधिकारी को। ठीक है, मौर्य या मतलब अशोक के समय में। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को क्या कहा जाता था? तो व्यापारिक काफिलों को कहा जाता था सार्थवाह। तो सार्थवाह किन्हें कहा जाता था? व्यापारिक काफिलों को। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी, उनके स्थान पर उन्होंने किन यात्राओं को प्रारंभ किया? तो दोस्तों जैसे ही जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया या अपनाया, तो उसके बाद इन्होंने आखेट और विहारों की यात्राएं तो रोक दी, लेकिन इनके स्थान पर इन्होंने किसको बढ़ावा दिया था? इन्होंने धर्म यात्राओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने प्रथम यात्रा कहाँ पे की? ठीक है, तो दोस्तों सम्राट अशोक है, उन्होंने सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जो है यात्रा कहाँ की थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये की थी बोध गया की। ठीक है, तो इन्होंने जो बोध गया की सबसे पहले यात्रा की थी। और दोस्तों हम जानते हैं कि बोध गया वही स्थान है जहाँ पर महात्मा जो बुद्ध है उसको निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का मतलब उनको महाज्ञान की जो प्राप्ति होती है बोध गया नामक स्थान पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सम्राट अशोक बोध गया जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की यात्राओं का क्रम हमें बताना है। तो दोस्तों कौन सा जो क्रम है, ये सारे क्रम में जो है दिए गए हैं। सबसे पहले अशोक गए थे बोध गया, फिर वो गए थे कुशीनगर। ठीक है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है, और जहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है वो वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड जाते हैं कुशीनगर, और थर्ड जाते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी वही जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल वस्तु नामक जो है स्थान पे था ये लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी, फिर जाते हैं कपिल वस्तु, और दोस्तों सारनाथ, और फिर देन जाते हैं श्रावस्ती। ठीक है, तो ये सारे जो है क्रम में जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा की? तो दोस्तों इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ एक शिला स्तंभ जो है स्थापित किया? तो दोस्तों 10वें वर्ष में तो इन्होंने बोध गया की यात्रा की, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले गए थे। और लुम्बिनी में जो है इन्होंने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में यात्रा की थी। ठीक है, और जब इन्होंने यहाँ पे यात्रा की थी लुम्बिनी नामक स्थान पर, तो यहाँ पर इन्होंने शिला स्तंभ बनवाए। और यहाँ पर दोस्तों जो सम्राट अशोक है उन्होंने जो है जो धार्मिक जो कर होता था वो बिल्कुल यहाँ पे समाप्त कर दिया था। और जो दोस्तों भू राजस्व होता था वो 1/6 की जगह यहाँ पर 1/8 जो है भाग कर दिया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम में अशोक ने धार्मिक कर माफ़ कर दिया, उसने भू राजस्व 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? तो दोस्तों यहाँ पर भू राजस्व अशोक ने 1/8 कर दिया था। ठीक है, हालांकि दोस्तों धार्मिक जो कर है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, लेकिन जो भू राजस्व जो कर है वो 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी, गिरनार और मेरठ अभिलेख किस लिपि में है? तो दोस्तों ये सारे जो है अशोक के जो शिलालेख हैं, और अशोक के जो शिलालेख हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो कालसी, गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के इतिहास के बारे में हमें मुख्य रूप से पता चलता है। तो दोस्तों हमें अशोक के जो है इतिहास के बारे में मुख्य रूप से अशोक के अभिलेखों से ही पता चलता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो अभिलेख इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है जो है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अशोक के बारे में हमें जानकारी उनके शिलालेख, उनके स्तंभलेख और उनके गुहा लेखों से मिलती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख 14। ठीक है, तो शिलालेख जो है नंबर 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है, तो दोस्तों ये जो स्थान है 8 भिन्न भिन्न जो स्थानों से ये प्राप्त किए गए हैं शिलालेख नंबर 14। ठीक है, तो उन स्थानों के नाम बताने हैं। तो जो 8 भिन्न भिन्न जो स्थान है वो कौन से हैं? शाह बाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़, ईरागुड़ी और सोपारा। ठीक है, तो ये 8 भिन्न जो है स्थान है। तो यहाँ से जो है हमें अशोक का जो शिलालेख नंबर जो है 14 मिलता है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख हमें किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों जो अशोक है उसके अधिकांश जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ब्राह्मी लिपि में न होकर किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों हम जानते हैं कि अधिकतर जो है शिलालेख जो हैं या अभिलेख हैं अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो ये अभिलेख हैं ये किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का भग्न अभिलेख तक्षशिला से हमें प्राप्त होता है और ये किस लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है आर्मेयिक लिपि में। ठीक है, आर्मेयिक लिपि में। ठीक है, जो तक्षशिला से भग्न अभिलेख हमें मिलता है आर्मेयिक लिपि में लिखा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एक अभिलेख हमें लंगमान नामक स्थान से मिलता है, तो लंगमान नामक स्थान से जो हमें अभिलेख मिलता है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों लंगमान नामक जो स्थान से जो अभिलेख मिलता है सम्राट अशोक का वो लिखा गया है आर्मेयिक लिपि में। ठीक है, तो आर्मेयिक लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एक अभिलेख हमें सरेकुना नामक स्थान से भी मिला है और ये किस लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों सरेकुना नामक जो अभिलेख है ये भी यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों का मतलब दोस्तों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो कौन सी लिपि का जो सबसे पहले उद्वाचन का मतलब उसको जो है पढ़ने में मतलब सक्षम। ठीक है, तो सबसे जो है पहले जो पढ़ा गया था या उद्वाचन किया गया था शिलालेखों का, ठीक है, वो ब्राह्मी लिपि में किया गया था और सबसे पहले जो ये सफलता जो है हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सम्राट अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने की जो दोस्तों श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया? तो सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DR भंडारकर ने मात्र किसके आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि सम्राट जो अशोक के बारे में हमें अधिकतर जो है वो अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है, तो उनके अभिलेखों के आधार पर ही जो इन्होंने अशोक के इतिहास को लिखा है DR भंडारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? दोस्तों ये हमें पता चलता है श्रीलंका के अनुराधापुर स्थान से। तो श्रीलंका के अनुराधापुर स्थान से हमें किसका पता चलता है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर हवा, सोहगोरा, महास्थान नामक स्थानों से अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? दोस्तों ये अभिलेख हमें प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में हमें कौन से अभिलेख मिले हैं अशोक के? पीपर हवा, सोहगरा और महास्थान नामक स्थानों से जो अभिलेख मिले हैं वो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दोस्तों हम जानते हैं कि जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, हालांकि जो हमारी देवनागरी जो लिपि है हिंदी की वो कैसे लिखी जाती है? वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट, जबकि खरोष्टी लिपि जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों को खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय जाता है? दोस्तों खरोष्टी लिपि पढ़ने का जो श्रेय है मैसन, प्रिंसेप, B है नोरिस तथा लेसन और C है कनिंघम, D उपरोक्त सभी। दोस्तों इन सभी को जो है खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय जाता है मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसिन और कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि मुख्यतः भारत के किस स्थान की लिपि थी? दोस्तों मुख्य रूप से जो खरोष्टी लिपि है वो उत्तर पश्चिम वाले एरिया में, भारत के उत्तर पश्चिम वाले एरिया में ये प्रचलित थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों अशोक का जो है नाम का उल्लेख करने वाला एक जो शिलालेख हमें मिलता है गुर्जरा लघु, तो जो ये गुर्जरा लघु शिलालेख है अशोक का, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये दतिया ज़िले में पड़ता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मस्की, नेतुर तथा उडेगोलम अभिलेख। तो दोस्तों मस्की, नेतुर और उडेगोलम अभिलेख है वो किस मौर्य शासक का नाम मिलता है? ठीक है, तो इन अभिलेखों में हमें किस मौर्य शासक का नाम के बारे में पता चलता है? तो सम्राट अशोक के नाम का पता चलता है मस्की, नेतुर और उडेगोलम अभिलेखों से। ठीक है, हालांकि दोस्तों जो गुर्जरा जो है आपका लघु शिलालेख है उसमें भी हमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा मस्की, नेतुर और उडेगोलम अभिलेखों में भी सम्राट अशोक के नाम का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो मगध का जो सम्राट है भाब्रू या बैराट जो है में बताया है। ठीक है, तो भाब्रू या बैराट स्तंभलेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा स्तंभलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है? तो अशोक को जो बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है ये कौन सा है? भाब्रू बैराट। ठीक है, तो अशोक जो है ये बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, ऐसा जो है किस लेख में मिलता है, किस स्तंभ लेख में हमें मिलता है? भाब्रू या बैराट जो है स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में क्या लिखा गया है? दोस्तों सम्राट जो है अशोक पहले व्यक्ति थे, इन्होंने जो पशु जो है बलि बिल्कुल जो है रोक दिया था। ठीक है, निषेध कर दिया था। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हमें मिलता है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि नहीं दिया जाएगा और न कोई उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब अशोक के प्रथम शिलालेख लिखे जाने तक कौन से 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते थे? तो दोस्तों जो है 2 मोर और 1 मृग जो है मौर्य जो है मौर्य वंश में मारे जाते थे प्रतिदिन। हालांकि जो सैकड़ों जो है जीव मारे जाते थे, लेकिन हर रोज़ जो है 2 मोर और 1 मृग तो मारे ही जाते थे अशोक के जो प्रथम शिलालेख लिखे जाने तक। ठीक है, और फिर इसके बाद तो जो है जो सम्राट अशोक ने बिल्कुल जो बैन कर दिया था पशुओं को मारना। ठीक है, तो अशोक ने जो है कहा कि ये तीनों भी फिर भविष्य में कभी नहीं मारे जाएंगे। ठीक है, तो मौर्य जो है साम्राज्य में 2 मोर और 1 मृग है वो प्रतिदिन मारा जाता था। ठीक है, तो फिर सम्राट जो है अशोक ही पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बिल्कुल जो है बंद कर दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हमें किस स्तंभ लेख में मिलता है दोस्तों? ये 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। उन्होंने बिल्कुल वर्जित कर दिया था, ठीक है, प्राणियों का वध करना। ठीक है, तो ये हमें 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना क्या थी जिसमें अशोक की विजय हुई थी? उसमें हम जानते हैं कि अशोक के राज्यकाल में सबसे जो बड़ी घटना है वो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जिसमें अशोक की विजय हुई थी और इस युद्ध में लाखों जो है लोग मारे गए थे। ठीक है, जिससे जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और मतलब ये बहुत ही पछताए थे इस युद्ध के बाद में। ठीक है, और इन्होंने फिर इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कलिंग युद्ध है इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट साक्ष्य मिलता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलिंग युद्ध के बारे में हमें किस शिलालेख से साक्ष्य मिलते हैं? तो अशोक के जो 13वें जो शिलालेख है उससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट जो है हमें मिलता है। ठीक है, साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल के कौन से वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध है अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है, और 8वें वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया? तो दोस्तों कलिंग युद्ध है, उसमें लाखों लोग मारे गए थे और इससे जो है इनको काफ़ी पीड़ा हुई और अपना इन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया, ठीक है, बहुत ही ये पछताए, और ये जो है हमें मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में इस जो है बात का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं? ठीक है, तो ये शिलालेख नंबर 12 है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में हमें संगम राज्य, तो कौन कौन से संगम राज्य थी? चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत, ताम्रपर्णी, और ताम्रपर्णी कहा जाता था श्रीलंका को, ठीक है, की सूचना मिलती है। तो ये जो संगम जो राज्यों की सूचना हमें किस शिलालेख से मिलती है ये बतानी है। तो अशोक का जो दूसरा और 13वां जो शिलालेख है दोस्तों, इससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो 13वां जो शिलालेख है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे जो है, तो दोस्तों अशोक हैं उसके 5 यवन जो है राजाओं के साथ मित्रता थी, ठीक है। तो ये 5 यवन राजा कौन थे, तो ये हमें बताने हैं। तो ये थे, पहला है अंतियोक, ठीक है, या एंटियोकस II, ये कौन था? ये सीरिया का शासक हुआ करता था, थियोस सीरिया का शासक। और जो दूसरा है तुर्मे टोलमी II फिलाडेल्फस, ये मिस्र का राजा था, ठीक है। तीसरा है दोस्तों अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास, ये कौन था? ये मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, अंतकिनी। नेक्स्ट जो है नंबर 4 मग, ये कौन था? ये साइरीन का शासक था। और नेक्स्ट है अलेक्सुंदर, और ये कौन था? ये अलेक्जेंडर एपाइस या एपरीज का राजा था, ठीक है। तो ये एपरीज का राजा या अलेक्जेंडर एपाइस का राजा था। तो कौन कौन से जो है 5 यवन जो है इनके मित्र थे? अलेक्सुंदर कौन था? ये एपरीज का राजा। मग कौन था? ये साइरीन का राजा, ठीक है। अंतकिनी ये कौन था? मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा। और नेक्स्ट है तुर्मे, ये कौन था? मिस्र का राजा, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा। नेक्स्ट जो है अंतियोकस या एंटियोकस, ये कौन था? ये सीरिया का शासक था। तो ये 5 जो है यवन राजा हुआ करते थे जो इनके मित्र थे, ठीक है, सम्राट अशोक के मित्र थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो दोस्तों ये हमें अशोक के शिलालेख नंबर जो 13 है उसी से पता चलता है कि इनके 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दोस्तों आज की क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, और दोस्तों 2 से 3 वीडियो और आएंगी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य पे, और लगभग हम 350 के लगभग हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पूरा जो है मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर जो है काल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।